Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher. स्टूडेंट्स स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ. आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एसी जनरेटर. व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर किसको कहते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका थ्योरी क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और इसका ग्राफिकल एनालिसिस क्या है. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एसी जनरेटर? जनरेटर मींस टू जनरेट, टू प्रोड्यूस, और एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट. हमारे साथ दो किस्म के करंट होते हैं, एक को कहते हैं डीसी करंट और एक को कहते हैं एसी करंट. एसी करंट को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको हम नाम देते हैं एसी जनरेटर. A device which convert mechanical energy into electrical energy is called generator. एक होता है जनरेटर, एक होता है मोटर. मोटर जैसे फैन इज अ मोटर which convert electrical energy into mechanical work done. जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, ये हमारे पास है मोटर. इनका काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करना. इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो है जनरेटर, जिसका काम यह है कि ये मैकेनिकल वर्क डन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जैसे हमारे घरों में बिजली चली जाती है, सो हम फिर क्या लगा लेते हैं, जनरेटर लगा लेते हैं. वो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करता है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर, वो जनरेटर जो हमें मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करके दे दें, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर ले, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ले, उसको हम नाम देते हैं एसी जनरेटर. एसी जनरेटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, सो हम स्टार्ट लेंगे फैराडे लॉ से. वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे लॉ ही होगा. और फैराडे लॉ ये है कि व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. थर्ड स्टेप हमारे पास है कंस्ट्रक्शन. याद रखिए, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन 5 पार्ट्स, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है. परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मींस हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है. 2 स्लिप रिंग्स होते हैं, स्प्लिट ना स्लिप रिंग्स. 2 कार्बन ब्रशेस होते हैं. कार्बन ब्रशेस क्या है इसको डिस्कस करते हैं. और एक होता है लोड रेजिस्टर. सो टोटल 5 चीजें होती हैं इनके कंस्ट्रक्शन में. परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, 2 स्लिप रिंग्स, 2 कार्बन ब्रशेस एंड 1 इज लोड रेजिस्टर. लोड रेजिस्टर से मुराद लोड, वो फैन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, वाटर पंप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो अब सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि हमारे पास एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है. एसी करंट का सोर्स क्या है और डीसी करंट का सोर्स क्या है. स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सर्किट, 2 सर्किट बनाए हुए. ये डीसी सोर्स है. डीसी सोर्स से मुराद वो सोर्स जो हमें डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है, वो करंट जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के लिहाज से कांस्टेंट हो. न तो मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा हो, न डायरेक्शन में वेरिएशन आ रहा हो, तो सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डीसी करंट. इनके सोर्सेज है सेल, बैटरी, सोलर वगैरह. याद रखिए, जो डीसी करंट होता है ये कांस्टेंट होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं. इस तरह चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं. डीसी में चार्ज पार्टिकल्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर कन्वेंशनल चार्ज की बात कर लें तो चार्जेस विच फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसमें अगर देखा जाए बस चार्जेस कंटिन्यूसली जो है वो मूव करते हैं. लेट सपोज अगर हम कन्वेंशनल चार्जेस की बात कर लें तो लेट सपोज ये हमारे पास कन्वे, देखिए बस कंटिन्यूसली चार्जेस मूव करते हैं. सही, एक सर्कुलर वे में जो है ये मूव करते हैं. और अगर हम बात करें एसी की,
ये वेवी शेप जो है ये एसी है, लाइक वापडा एसी जनरेटर, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टर मीन्स चेंज, इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा होता है और डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा होता है। इसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ओसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर। याद रखिए मूव नहीं करते, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो स्टूडेंट्स वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वाइब्रेट करते हैं। याद रखें इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। याद रखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में current flow in this direction and in next half cycle the current flow in this direction. ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट है, द करंट विच वेरी in both magnitude and direction is called alternating current. Like the current from the WAPDA, the current from the AC generator is alternating current. और हम यहां पर स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि हाउ AC generator produce alternating current, ये मैकेनिज्म हम जो है डिस्कस करना चाहते हैं। आते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक दो परमानेंट मैग्नेट लिए हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस इज ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने इसमें रखा हुआ है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ अगर देखा जाए हमने दो स्लिप रिंग्स रखे हुए हैं, स्लिप रिंग्स। ये स्लिप होते हैं किस चीज के ऊपर बताता हूं। एक स्लिप रिंग है हमारे पास, एक ये रिंग है, दिस इज रिंग 1। ये रिंग अगर देखा जाए इस छोटे टर्मिनल के साथ अटैच है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के छोटे टर्मिनल के साथ अटैच है। और इसके साथ एक कार्बन ब्रश भी अटैच है। ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है। कार्बन ब्रश के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये है कि ये वायर को सपोर्ट देता है, और दूसरा ये है कि ये जो है अगर देखा जाए ये रिंग है, दिस इज अ रिंग लेट सपोज। तो ये इसके ऊपर ये कार्बन ब्रश बस इसके ऊपर पड़ा होता है। ये क्या करता है, ये इस रिंग से करंट लेता है, वायर को देता है और वायर के थ्रू इस लोड रेजिस्टर को मिल जाता है। ये जो रिंग है, याद रखिए जो रिंग है ये इस छोटे टर्मिनल ए के साथ बिल्कुल वेल्ड है। वेल्ड मतलब परमानेंट अटैच है, इसके साथ वेल्ड है। और ये जो कार्बन ब्रश है इसके साथ अटैच नहीं है, इसके ऊपर इस तरह बस पड़ा हुआ है, ये रोटेट कर रहा है और ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए ये जो बड़ा टर्मिनल है, अब देखिए ये टर्मिनल ये इसके अंदर आया हुआ है। अब देखिए ये टर्मिनल इसके अंदर आया हुआ है, इसके साथ रिंग 1 के साथ ये टर्मिनल अटैच नहीं है। ये अगर देखा जाए ये टर्मिनल इस रिंग के साथ अटैच है, रिंग 2 के साथ, और वेल्ड है, परमानेंट है। और ये कार्बन ब्रश जो कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस से बना होता है इसके ऊपर जो है पड़ा होता है, जिसका काम क्या होता है, टू सपोर्ट द वायर एंड टू टेक करंट फ्रॉम द रिंग एंड गिव टू द लोड रेजिस्टर। अगर देखा जाए ये रिंग 2 है और ये ब्रश 2 है, तो हमारे पास ये जो दो रिंग्स है ये परमानेंट लगे होते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल के टर्मिनल ए के साथ रिंग 1 वेल्ड होता है, परमानेंट लगा होता है। और ये जो हमारे पास रिंग 2 है ये अगर देखा जाए इस टर्मिनल के साथ, बड़े टर्मिनल के साथ अटैच है, और ये एक लोड रेजिस्टर। तो कंस्ट्रक्शन में एक परमानेंट मैग्नेट है, एक है या दो, बस हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, दो रिंग्स है, सही हुआ। ये रिंग्स एक टर्मिनल के साथ फिक्स्ड है, वेल्ड है, दूसरा टर्मिनल के साथ फिक्स है, वेल्ड है। और ये दो कार्बन ब्रशेस है। जो कार्बन ब्रशेस एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, इसके दो फंक्शंस होते हैं। एक ये एक वायर को सपोर्ट दे रहा होता है, इस वायर को अगर देखा जाए इसने सपोर्ट किया हुआ है, इस वायर को अगर देखा जाए सपोर्ट किया हुआ है। और ये अगर देखा जाए ये हमारे पास ये जो रिंग है ये मूव करता है, सही हुआ। जब ये मूव करता है, स्लिप रिंग है, ये जो ब्रश है ये इसके ऊपर स्लिप होता है और इससे करंट को लेकर किसको देता है, लोड रेजिस्टर को देता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा इसका जो है कंस्ट्रक्शन है। अब गौर से सुने, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं यहां पर अपना एक मोबाइल ले रहा हूं। लेट सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये बच्चे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपको आपके सामने नजर आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। Whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, as a result, EMF is produced, induced EMF is produced. AC generator will produce induced EMF, and due to induced EMF, induced current is produced. Now, किस तरह पैदा करता है? अब अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको मैं रोटेट करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, लेट सपोज
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बताया है। इसको मैं रोटेट करना चाहता हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरह, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं रोटेट करना चाहता हूं। तो अगर देखा जाए, जब इसको मैं रोटेट करना चाहता हूं, ये मेरे पास है वेक्टर एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो कभी फ्लक्स जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी मैक्सिमम। नो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज की वजह से एज अ रिजल्ट इस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा और ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टूडेंट्स रोटेट कर रहा हूं, देखें गौर से सुनिए, मैंने यहां पर एरो का निशान भी डाला हुआ है कि इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। whenever I rotate this rectangular coil in an anti-clockwise direction, anti-clockwise direction में रोटेट करना चाहता हूं इस तरह। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, इसमें एक अप्लाइड टार्क की वजह से दूसरा टार्क पैदा हो जाएगा और वो जो टार्क होगा वो अगर देखा जाए अपने कास्ट को अपोज करेगा। अगर कास्ट को अपोज का मतलब अगर अप्लाइड टार्क ये है, तो फिर जो रोटेटिंग टार्क होगा वो इस डायरेक्शन में पैदा होगा लेंज़ेस लॉ के मुताबिक। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं इस तरह, इस तरह, इस तरह, तो इसके अंदर जो टार्क पैदा होगा वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह पैदा होगा। मैं इसको रोटेट इस तरह करना चाहता हूं, इस तरह, और इसमें जो पैदा होगा वो इस तरह पैदा होगा। तो इस तरह पैदा का मतलब है इस तरह कि इस साइड पर फोर्स आउटवर्ड लग रहा है इस तरह, और इस साइड पर फोर्स इनवर्ड। इस साइड पर जो फोर्स है वो आउटवर्ड, मैंने डॉट डाला, डॉट का मतलब है आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। अब गौर से सुने, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूं, ये अप्लाइड टार्क है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क पैदा हो जाएगा जिसका डायरेक्शन अप्लाइड टार्क के बिल्कुल ऑपोजिट होगा और ऑपोजिट ये होगा। तो ये कब होगा? जब इस साइड पर फोर्स आउटवर्ड और इस साइड पर फोर्स स्टूडेंट्स इनवर्ड होगा इस तरह। तो फोर्स का डायरेक्शन तो हमें फाइंड हुआ, फोर्स का डायरेक्शन, हम करंट का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। फोर्स का डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमें फाइंड हुआ और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर F is equal to ILB. This is force, this is B, this is I. अब अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पर फोर्स आपकी तरफ है तो देखना चाहते हैं कि इस साइड से करंट का डायरेक्शन क्या होगा। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये करंट है ये सॉरी ये फोर्स है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? इस साइड से करंट का डायरेक्शन ये हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर इस साइड की तरफ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये है और फोर्स इनवर्ड है, ये फोर्स है और ये मैग्नेट। इस साइड पर जो करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, हाँ वो क्या होगा? वो ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमने फाइंड किया। फोर्स के डायरेक्शन को देखते हुए, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को देखते हुए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमें फाइंड हुआ। जिस कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा, देखें इंड्यूस करंट वो ये होगा, द इंड्यूस करंट डायरेक्शन इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। द करंट विल बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस तरह आ रहा है। ये लोड रेजिस्टर से करंट इस डायरेक्शन में पास हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट। करंट आ रहा है, आपको आपके सामने नजर आ रहा है इस तरह। द करंट डायरेक्शन इज दिस। इसका मतलब है ये जो करंट होगा ये हमारे पास देखिए ए से बी, बी से डी, डी से सी और फिर सी से आ रहा है, इस तरह आ रहा है। जब इस तरह आ रहा है तो अगर देखा जाए इस ये जो रिंग है ये तो इसके साथ वेल्ड है, कार्बन ब्रश इससे करंट ले रहा है और किसको दे रहा है? लोड रेजिस्टर को, और लोड रेजिस्टर से पास हो रहा है, फिर ये कार्बन ब्रश इस रिंग को दे रहा है और इसी तरह जो है करंट फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? करंट का डायरेक्शन कहलाता है। देखें ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी और फिर सी से इस तरह जो है इस रिंग, अगर देखा जाए ये जो टर्मिनल है ये इसके साथ अटैच है, इसके अंदर आया हुआ है, इसके साथ वेल्ड नहीं है। तो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे पास जो है करंट का डायरेक्शन है। तो अप्लाइड टार्क की वजह से इंड्यूस टार्क का डायरेक्शन मैंने फाइंड किया, इंड्यूस टार्क की वजह से इंड्यूस फोर्सेस का डायरेक्शन मैंने फाइंड किया, और फोर्सेस के डायरेक्शन को देखते हुए मैंने इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है वो फाइंड किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉइल है ये अभी इस तरह पड़ा हुआ है, लेट सपोज ये इस तरह पड़ा हुआ है। ये अगर देखें ये साइड मेरे पास है ए बी, ये ए है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। जब ये रोटेट करेगा, सही है, क्योंकि अगर देखा जाए इस साइड पर फोर्स आपकी तरफ, इस साइड पर फोर्स इनवर्ड, तो जाहिर बात है ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा
तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ए बी साइड इधर आया, ए बी इधर आया और सी डी साइड इधर आया, ये सी डी साइड है। तो अब इसको देखे, ये ए बी साइड इधर आया। पहले अगर देखा जाए, अब देखें, ए बी साइड इधर आ जाएगा, सी डी साइड इधर आ जाएगा। लेकिन जब ए बी साइड इधर आ जाएगा तो इस साइड से करंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए डाउनवर्ड होगा, इस साइड से करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। देखें, ए बी साइड से, यहां पर ए बी साइड से करंट का डायरेक्शन अपवर्ड था, जब ये उल्टा हो जाएगा उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फिर इसी ए बी साइड से करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा। और इस साइड पर यहां पर सी डी से करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जब इधर आएगा तो अपवर्ड हो जाएगा। समझ आ रही है? सो अगर देखा जाए, अब यही साइड है, पहले करंट का डायरेक्शन इस साइड से इस डायरेक्शन में, जब ये इधर आएगा रोटेट करेगा तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। अब गौर से सुने, द करंट डायरेक्शन इज दिस। देखें, ए बी से करंट का डायरेक्शन, यहां पर ए बी से करंट का डायरेक्शन अप, यहां पर सी डी से करंट का डायरेक्शन डाउन। जब ये रोटेट करेगा, जब इस तरह था, जब ये रोटेट करेगा, किस तरह रोटेट करेगा, इस तरह, तो फिर ये ए बी साइड है उधर जाएगा तो इससे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो गौर से सुने, ए करंट आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए बी से ए, अब देखिए करंट इस तरह आ रहा है। किसको करंट मिल गया, इस रिंग वन को, रिंग वन के साथ ब्रश वन अटैच है, ब्रश वन ने करंट ले लिया। अब देखिए करंट आ रहा है, एरो का निशान आपको बता रहा है, ए लोड रेजिस्टर से इस डायरेक्शन में करंट पास हुआ, इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, फिर इस तरह आ रहा है, फिर इस तरह आ रहा है। तो अगर देखा जाए पूरा एक चक्कर में, जब एक चक्कर कंप्लीट हुआ, पहले ये इस तरह था, अब अगर देखा जाए ये इस तरह हुआ, एक चक्कर कंप्लीट हो, तो एक चक्कर में पहले इस कॉइल से करंट, इस लोड रेजिस्टर से करंट का डायरेक्शन ये था, अब इस लोड रेजिस्टर से करंट का डायरेक्शन ये हुआ। तो इसका मतलब है एक चक्कर में करंट के डायरेक्शन कितनी मर्तबा चेंज हो गए, योर आंसर शुड बी 2 टाइम। फर्स्ट हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टर से करंट का डायरेक्शन ये हुआ, सेकेंड हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, लोड रेजिस्टर से ये हुआ। तो यहां से तो आपको स्टूडेंट समझ आ जाएगी, या बल्कि आई होगी, कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल रोटेट करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल लोड रेजिस्टर से करंट का डायरेक्शन ये है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर देखा जाए डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी, करंट का डायरेक्शन ये है। फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए ए टू बी, बी टू डी, डी टू सी, और इस तरह आ रहा है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ये है। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब ये उल्टा हो जाएगा, सो अगर देखा जाए बी टू ए और फिर इस तरह आ रहा है, लोड रेजिस्टर से इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब है करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टर से इस डायरेक्शन में करंट, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टर से इस डायरेक्शन में करंट, पहले इस तरह और अब इस तरह। तो अगर देखा जाए ये क्या कर रहा है, ये अपने पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट ये लोड रेजिस्टर से, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट ये लोड रेजिस्टर से। तो करंट एक साइकिल में कितनी मर्तबा अपने पोलैरिटी को चेंज करता है, 2 मर्तबा चेंज करता है। कितनी मर्तबा चेंज करता है, 2 मर्तबा चेंज करता है। अब गौर से सुने, हमारे पास लेट सपोज, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जांपल ये दीवार मेरे पास है नॉर्थ पोल और ये दीवार है साउथ पोल, और ये वेक्टर एरिया है, और मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा। यहां पर मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं थ्रू थीटा। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये एरिया का है फ्लक्स मैक्सिमम। अब जब ये रोटेट करेगा, फ्लक्स 0। क्यों 0? क्योंकि इधर फ्लक्स क्यों मैक्सिमम था, एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 इज 1 एंड फ्लक्स इज मैक्सिमम। जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये, तो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 90, तो फ्लक्स इज 0। अगेन मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये मेरे पास है किस चीज का डायरेक्शन, वेक्टर एरिया। Now flux is BA cos 180, cos 180 is -1, flux is maximum but negative. Again ये rotate करेगा, magnetic field का direction from north to south, vector area ये, angle is 270, cos 270 is equal to 0, flux is again 0. Again ये इधर आएगा, तो angle is 360, cos 360 is 1, flux is maximum. तो एक चक्कर में 2 मर्तबा फ्लक्स मिनिमम एंड 2 मर्तबा फ्लक्स मैक्सिमम। तो फ्लक्स में कितनी मर्तबा चेंज आ रहा है, 2 मर्तबा चेंज आ रहा है। सही हुआ, 2 मर्तबा मैक्सिमम, 2 मर्तबा मिनिमम एंगल के थ्रू। व्हेनेवर अ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द रेक्टेंगुलर कॉइल, नो एज अ रिजल्ट इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। हाउ मच इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, अब यहां पर इसको जो है मैथमेटिकली हम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। याद रखें फ्लक्स का फार्मूला है
बार बार मैं स्टार्ट में मैंने कहा, जब भी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो हर टॉपिक को जब हमारा स्टार्ट होगा तो वो फेरेडे लॉ से होगा। फेरेडे लॉ ये है कि द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। नेगेटिव साइन ऑलरेडी यू नो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। फ्लक्स कहते हैं बी डॉट ए को, और याद रखिए बी डॉट ए का मतलब है बी ए कॉस। इधर अगर मैं, चलो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बी ए कॉस थीटा। इधर फ्लक्स में चेंज करो बी के थ्रू ना ए के थ्रू, ना किसके थ्रू, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए के थ्रू चेंज कर रहा हूं। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम और आप जानते हैं कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम फ्रॉम फर्स्ट ईयर। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आप लोग इस तरह करें कि इक्वेशन 3 का नाम दे दे और इसको इस तरह इधर पुट कर लें। थीटा की जगह मैं ओमेगा टी पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरे पास होगा वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा ओमेगा टी, और इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1। स्टूडेंट इस तरह करें कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने, पुट 2 इन 1। जब 2 को 1 में पुट करेंगे सो हमारे पास द सिचुएशन विल बिकम, ये हो जाएगा ए पुट 2 इन 1, पुट, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सही, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दो, पुट 4 इन 1, 4 को 1, इस फ्लक्स की जगह बी ए कॉस ओमेगा टी। So the induced EMF produced by AC generator is equal to minus n अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और फ्लक्स की जगह आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर स्टूडेंट देखें डेल्टा बाय डेल्टा टी का मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज। बी में चेंज आ रहा है, नो। ए में चेंज आ रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल के एरिया में, नो। बल्कि किस चीज में चेंज आ रहा है, ओमेगा टी में, थीटा में। सो आप लोग इस तरह करें, बी को भी बाहर निकाल लें, ए को भी बाहर निकाल लें। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, बी को भी बाहर निकाल लें, ए को भी बाहर निकाल लें, और ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसको लिख ले कॉस ओमेगा टी। इसको नाम दे दे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5। अब इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है ये तो डेरिवेटिव नहीं जानते, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं। डेल्टा बाय डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये बच्चे बराबर होता है, मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं जानते, बस वो रटा लगा लें कि ये बराबर होता है हमारे पास माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। पुट इन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। बस ये याद रखें स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ cos ओमेगा टी या द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाउ वर्सेस हाउ को आप लोग छोड़ दें, लेकिन मेरी बात अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो जो है दिल में थोड़ा सा हंसेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी हमें आता है तो इधर पुट कर लें, पुट इन, ये 5 है, सॉरी, पुट इन 5। Now the induced EMF which is produced is equal to minus n अपनी जगह पर, b अपनी जगह पर, a अपनी जगह पर, डेल्टा बाय डेल्टा t cos ओमेगा t इसकी जगह। अगर स्टूडेंट्स मैं पुट कर लूं ये वाला चीज, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, नो माइनस माइनस प्लस, बस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा n, इसको मैं लिख सकता हूं नवाब, नवाब साइन ओमेगा टी, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 6 का। द ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नवाब, नवाब स्टैंड फॉर नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, b is the strength of the permanent magnetic field, and sin omega t is the angle. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैं यहां पर कहूं कि इफ omega t is equal to what, 1,